न्यूरॉन में फर्ज करें इनर साइड मोर नेगेटिवली चार्ज है और जो आउटर साइड है वो मोर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस कैफियत को हमने नाम दिया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्टर्ब करने के लिए एक स्टिमुलस चाहिए। वो स्टिमुलस जो, तवज्जो से सुनना, वो स्टिमुलस जो स्ट्रॉन्ग हो, इतना मजबूत हो कि वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज करे, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी वीक स्टिमुलस कैन नॉट चेंज, कैन नॉट अल्टर द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ओनली अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कैन चेंज इट्स परमेबिलिटी। जो स्ट्रॉन्ग इसकी परमेबिलिटी को चेंज करे उसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। फर्ज करें इधर कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हुआ, अप्लाई होते ही सबसे पहले मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब क्या हुआ? सोडियम गेट्स आर ओपन या सोडियम गेट्स विल बी ओपन। अब ये ग्रामेटिकल करेक्शन आपको करना है। क्या हुआ? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हुआ, सोडियम के गेट्स खुल गए। सोडियम पहले कहां से कहां जा रहा था? अंदर से बाहर जा रहा था ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब गेट खोलने का मतलब क्या है? सोडियम बाहर से अंदर आने लगेगा। आना चाहिए कि नहीं? नहीं? दोबारा सुने, देखें पहले क्या हो रहा था? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अभी नहीं लगा है, सोडियम को अंदर से बाहर भेजा जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, हालांकि वो बाहर पहले ही जाना है। अब क्या किया? उसके गेट्स खोल दिए गए। गेट्स खोलने का मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलाउ कर दिया गया उसको। तो अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलाउ करेंगे तो सोडियम कहां से कहां जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा। तो सोडियम विल मूव क्विकली फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अभी पोटेशियम को पता ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू विच द इनर साइड विल बी मोर पॉजिटिव। अंदरूनी सतह क्या हो जाएगी? मोर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है? पोटेशियम को पहले की तरह बाहर से अंदर लाया जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, सोडियम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए अंदर आ रहा है। तो दोनों ने अंदर रश कर दिया ना, अंदर मोर पॉजिटिव हो गया। मोर पॉजिटिव होने के इस अमल को क्या कहेंगे? डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन हो जाएगी। इसके बाद डिपोलराइजेशन होगी तो ये बहुत मुख्तसर वक्त के लिए होगी। इसके बाद क्या किया जाएगा? रिपोलराइजेशन की खातिर अब अगले मरहले पर क्या किया जा रहा है? पोटेशियम गेट्स ओपन एंड सोडियम गेट्स आर क्लोज्ड। जब अंदर मोर पॉजिटिव, हद से ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो क्या हुआ? पोटेशियम के गेट को खोलकर, गेट खोलेंगे तो पोटेशियम कहां जाएगा? अंदर से बाहर। पोटेशियम बाहर जाएगा और सोडियम के गेट्स को बंद करेंगे तो सोडियम भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर जाएगा। इसके नतीजे में क्या हुआ? बाहर जो पहले मोर पॉजिटिव था उससे भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया बाहर फिर दोबारा। इस कंडीशन को कहा जाएगा हाइपर पोलराइजेशन। यानी आई एम सॉरी, पहले होगा रिपोलराइजेशन, लेकिन थोड़ी ही देर में ये हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन वो कंडीशन है जब बाहर पोलराइज्ड इट्स स्टेट में जो मोर पॉजिटिव थे उससे भी ज्यादा पॉजिटिव हो गए बाहर, और अंदर पहले से भी ज्यादा नेगेटिव हो गए। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? अब पोटेशियम गेट्स आर अगेन क्लोज्ड। इनको जब क्लोज करेंगे तो अब सही मानों में रिपोलराइजेशन होगा। अब इसको मैं यूं लिखता हूं, ये ग्राफ थोड़ा सा देख लें आप। फर्ज करें ये हमारे पास
एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इसी तरह होता है ना, ये कौन सा होगा, वाई एक्सिस। ये लाइन है, ये है पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। जिस वक्त थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हुआ, यानी सोडियम के गेट खोल दिए गए, तो ये हो गई डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन में क्या हुआ है, सोडियम गेट खोलने की वजह से अंदर में पॉजिटिव हो गया ना, और सोडियम गेट को खोलने के बाद क्या किया, पोटेशियम गेट को बंद करने से पॉजिटिव चार्ज एक दफा फिर बाहर गए, और उसी दौरान क्या किया था, सोडियम के गेट्स को बंद करके पोटेशियम के गेट को खोल दिया गया था, तो बाहर जाने वाले पॉजिटिव आयंस की तादाद ज्यादा हो गई। इस अमल को कहेंगे रिपोलराइजेशन। लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए बाहर पोलराइज्ड स्टेट से भी ज्यादा बाहर पॉजिटिव हो गए, इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन आप देख सकते हैं बहुत थोड़े से वक्फे के लिए हुई है, उसके बाद रिपोलराइजेशन। इस सारे अमल को कहा जाएगा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जिस वक्त ये डिपोलराइजेशन हुई थी, ये नुकता जब आया था, उस वक्त चार्ज का जो डिफरेंस था उसको 50 मिलीवोल्ट्स कहा गया। 50 मिलीवोल्ट्स का मतलब है कि दोनों चार्जेस अंदर और बाहर तकरीबन 50-50% हो गए। लेकिन जब हाइपर पोलराइजेशन हुई थी तो चार्ज का डिफरेंस -70 मिलीवोल्ट से भी नीचे चला गया था, हो सकता है -80 मिलीवोल्ट्स हो गया हो। उस कैफियत को क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। अब जरा इधर तवज्जो करें, मैं यहाँ डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बातें हमने की थी वो, ये कौन सी स्टेट है, पोलराइज्ड स्टेट है, और इसी को हम क्या कह रहे थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या हुआ है, जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यहाँ अप्लाई हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ, इनर साइड बिकेम मोर पॉजिटिवली चार्ज एंड आउटर साइड बिकेम मोर नेगेटिवली चार्ज। इस कैफियत को हमने क्या नाम दिया, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा। और जो ही ये वापस रिपोलराइज हुई, इसने अपने से अगले हिस्से को, अगला हिस्सा इस वक्त तक किस हालत में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट में है। जो ही ये पोर्शन रिपोलराइज होगा, ये अपने से अगले पोर्शन को डिपोलराइज करेगा, ये खुद रेस्टिंग में चला जाएगा, ये एक्शन में चला जाएगा। इसी तरह ये जब रिपोलराइज होगा तो ये अगले को डिपोलराइज कर देगा। इस तरह का यहाँ से हमें चलता है, समझ आ गया। यहाँ एक छोटा सा नुकता और, ये जो हाइपर पोलराइजेशन है, इस मरहले पर इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं इसको। इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है, क्योंकि पोलराइजेशन नहीं हुई है, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में है, इस कैफियत में जब यहाँ पर ये मेम्ब्रेन का कोई हिस्सा होगा तो उस वक्त थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई भी होगा तो बेअसर होगा। यानी न्यूरॉन कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस व्हेन इट इज इन रेफ्रैक्टरी पीरियड और इन हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। ये बात समझ में आई मेरी? मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूं कि जब न्यूरॉन हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में हो या उसी को रेफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, उस हालत में हो, तो अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई भी होगा तो इसके ऊपर असर नहीं करेगा, और इसको एक्टिव या मेम्ब्रेन में कन्वर्ट तभी किया जा सकता है जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल में हो या पोलराइज्ड स्टेट में हो, तब आप इसको एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील कर सकते हैं। हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में हो तो इसको आप एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तकसीम या तब्दील नहीं कर सकते। और जब ये हाइपर से पहले पोलराइज्ड स्टेट में होता है इधर, उस वक्त चार्जेस का फर्क कैसे शो किया जाता है, 50 मिलीवोल्ट्स, माइनस प्लस नहीं लगा रहे, 50 मिलीवोल्ट्स।
पहले जब ये रेस्टिंग में था तो तब क्या था? -70 मिलीवोल्ट। ठीक हो गया। वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स चल तो रही थी, अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या नर्व इम्पल्स हर जगह सेम स्पीड से चलती है? तो नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी स्पीड को मुतासिर कर सकते हैं। इस हिसाब से हम 4 कंडीशंस आपके साथ शेयर करेंगे। एक कंडीशन ये है, फर्ज करें एक न्यूरॉन है, इस तरह से है, एक और न्यूरॉन है, इस तरह से है, एक और न्यूरॉन है, ये इस तरह से है, और एक न्यूरॉन इधर आके खत्म हुआ है, यहां से दोबारा शुरू हुआ है, दूसरे न्यूरॉन में कनेक्ट हो रहा है। इन चारों कंडीशंस में नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। सबसे तेज स्पीड होगी माइलिनेटेड शीट में। माइलिनेटेड शीट्स में क्या होता है? आयंस जो है वो जहां श्वान सेल्स होंगे आयंस बाहर नहीं आ सकते। यहां पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिर्फ ये जो नोड ऑफ रेनवियर है यहां अपीयर होते हैं, यहां अपीयर होते हैं, और एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक ये इंपल्स जंप करती है। इस जंपिंग इंपल्स को साल्टेटरी इंपल्स कहा जाता है, साल्टेटरी इंपल्स, और ये सबसे तेज होती है। बाज़ औक़ात इंसानों में जो तेज तरीन नर्व इंपल्स चलने का रिकॉर्ड है वो 120 मिलीमीटर्स पर सेकेंड है, मीटर्स है, 120 मीटर्स पर सेकेंड। यानी तेज तरीन जो नर्व चलती है वो कहां चलती है? माइलिनेटेड में, और वहां जो मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई वो कितनी है? 120 मीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 120 मीटर। ये हमारे जिस्म की जरूरत से बहुत तेज है, क्योंकि हमारा जिस्म मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 मीटर, 6 फुट एवरेज साइज है ना इंसान का, तो यहाँ से पैर तक गया तो सिर्फ 2 मीटर है, तो 120 मीटर पर सेकंड है एक सेकंड में, तो 2 मीटर का फासला तय करने में कितना सेकंड से भी कम वक्त लगेगा। तो ये बहुत तेज रफ्तार समझी जाती है। लेकिन जहाँ पर किसी न्यूरॉन का डायमीटर कम हो, यहाँ पर जो इम्पल्स है स्लो हो जाएगी। एग्जैक्ट फिगर इस वक्त जहन में नहीं आ रही है, मेरा ख्याल है 30 या 3 मीटर्स पर सेकंड है। तो है इधर जिस न्यूरॉन में माइलिन नहीं होगी और डायमीटर छोटा होगा, वहां नर्व इम्पल्स स्लो हो जाएगी। आप एहतियातन 3 से 30 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। इसके बरक्स जिस न्यूरॉन के डेंड्राइट या एक्सॉन का डायमीटर बड़ा होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा, वहां पर इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी एक दफा फिर, और ये कितनी हो जाएगी? 50 मीटर्स पर सेकंड तक यहां हो सकती है। और सबसे स्लो एक न्यूरॉन से दूसरे में जंप करने के दौरान, इसको तो हमने पढ़ा नहीं है अभी, ये है 2 न्यूरॉन का जंक्शन जिसको साइनेप्स कहा जाता है। साइनेप्स पर इसकी स्पीड गालिबन 3 मीटर्स पर सेकंड होती है, ये सबसे स्लो है। तो बस आप 4 चीजें याद रखें। तेज तरीन वेलोसिटी कहां होगी? माइलिनेटेड में। उससे जरा कम लार्ज डायमीटर वाले, उससे कम नॉन माइलिनेटेड स्मॉल डायमीटर, सबसे कम साइनेप्स। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये नर्व इंपल्स जंप करेगी तो यहाँ वक्त ज्यादा लगेगा। सबसे स्लो स्पीड इसकी है। तो 4 स्पीड्स याद रखना है। ये फिगर्स आप बुक से रिकन्फर्म कर लें। मैं दोबारा बताता हूँ कि नर्व इंपल्स जो एक्शन मेम्ब्रेन से रेस्टिंग में तब्दील होते हुए चलती है, उसकी स्पीड हर न्यूरॉन में बराबर नहीं है। तेज तरीन माइलिनेटेड में है, जहाँ नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर जंपिंग है। जंपिंग को हम दौड़ने से तशबीह दे सकते हैं।
जब हम दौड़ते हैं तो हमारे कदम दूर दूर पड़ते हैं, तो इसलिए ये तेज तरीन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 120 मीटर मीटर पर पर सेकंड। सेकंड। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिनका डायमीटर लार्ज होगा। लार्ज डायमीटर होने की वजह से क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो वहाँ चैनल प्रोटीन्स भी ज़्यादा होंगे, फ्रिक्शन भी कम होगी, तो आयंस का आना जाना अंदर बाहर होना आसान हो जाएगा। लिहाजा यहाँ भी स्पीड तेज होगी, ये 50 मीटर पर सेकंड के करीब होगी। इससे कम स्पीड जिन न्यूरॉन में माइलिन शीट भी नहीं है, नॉन माइलिनेटेड है और डायमीटर कम है, वहाँ सरफेस एरिया कम होने की वजह से चैनल प्रोटीन की तादाद भी कम हो जाएगी, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, तो हरकत स्लो होकर गालिबन 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और सबसे स्लो कहाँ होगी? साइनेप्स पर, जहाँ एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में जंप करेगी, वहाँ बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों वक्त लगता है। अच्छा, लोकल सर्किट्स, ये ऐसे ही काम था वो किया है। ये न्यूरॉन है, इसमें माइलिन शीट है, श्वान सेल्स को हम यूं शो कर सकते हैं। तो जो हमें इम्पल्स नजर आ रहा था वो इन नोड ऑफ रेनवियर्स में नजर आ रहा था, यानी जो चार्जेस का फर्क था ये इस तरह से था, अंदर नेगेटिव मोर पॉजिटिव था, बाहर मोर नेगेटिव था। तो नर्व इम्पल्स ये है ना, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक करंट का सर्किट बना हुआ है। ये लोकल सर्किल्स कहलाते हैं, जो नोड ऑफ रेनवियर पर अपीयर होते हैं, और एक जगह जो लोकल सर्किट है वो दूसरे नोड ऑफ रेनवियर को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट चल रहा है, या इलेक्ट्रोकेमिकल करंट चल रहा है, या नर्व इम्पल्स चल रहा है, वो जंपिंग स्टाइल में चलता है। इसकी वजह से स्पीड तेज हो जाती है। बस इनका ये रोल है।